Hey guys, welcome back. This is Anmol Shukla and a very warm welcome to my YouTube channel History with Me. पार्ट 2 में आपका स्वागत है। पार्ट 2 में हम शुरुआत करने जा रहे हैं प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग की, यानी कि जो भी हमारी यूनिट 2 है इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट की प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। और पार्ट 1 आई होप आप देख के आए हो, तभी इस पार्ट 2 में आपको क्लैरिटी के साथ चीज़ें जो है वो टॉपिक्स जो है वो समझ में आएंगे। सो बिना किसी देर के शुरू करते हैं। पहले मैनेजमेंट फंक्शन के बारे में पढ़ना स्टार्ट करते हैं, दैट इज प्लानिंग। साथ ही इस यूनिट में हम ऑर्गेनाइजिंग को भी हम कवर करने वाले हैं, जो कि आपकी यूनिट 2 में दोनों ही एक साथ दी हुई है, प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग। सो या लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले समझते हैं कि भाई प्लानिंग का क्या मतलब होता है। सो प्लानिंग हमने ऑलरेडी बहुत सारी चीजें प्लानिंग के बारे में पढ़ी हैं। इसका मतलब होता है कि डिसाइडिंग, कि पहले से ही थिंकिंग बिफोर एक्टिंग, इस तरीके से हम कह सकते हैं इसको। सो यू आर डिसाइडिंग इन एडवांस कि आपको क्या करना है, ठीक है, आपको कैसे करना है, आपको कब करना है, और कौन लोग हैं जो कि इस काम को करेंगे। दैट मीन्स यू आर डिसाइडिंग वॉट, यू आर डिसाइडिंग, लेट मी जस्ट राइट इट, डिसाइडिंग वॉट, हाउ, व्हेन एंड हु। यही प्लानिंग है। प्लानिंग इज डिसाइडिंग इन एडवांस कि व्हाट इज टू बी डन, हाउ इट इज टू बी डन, व्हेन इट इज टू बी डन, एंड हु विल डू इट। It means you are thinking before you actually start working on it, before you start acting on it. You are thinking and you are giving direction to all the other activities, and that is the reason that it is the first function of management. क्योंकि ये सारी मैनेजेरियल एक्टिविटीज को, जो आने वाले फंक्शंस हैं, उनको कहीं ना कहीं डायरेक्शन प्रोवाइड करता है और अनसर्टेनिटी कम करता है अबाउट द फ्यूचर। सो प्लानिंग में मैनेजर्स दे थिंक बिफोर एक्टिंग, जो कि मैंने आपको बताया कि इट इज नथिंग बट थिंकिंग बिफोर एक्टिंग। आगे चलते बात करते हैं डेफिनेशन ऑफ प्लानिंग की। प्लानिंग की डेफिनेशन के बारे में अगर हम समझें तो प्लानिंग कैन बी डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स। तो ये क्या है? ये वो प्रोसेस है जहां पर हम ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं और डिटरमाइन करते हैं कि क्या बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन रहेगा आउट ऑफ द गिवन ऑल्टरनेटिव्स। अगर हमें अपने ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करना है तो सबसे पहले हमें उन ऑब्जेक्टिव्स को सेट करना होगा। ऑब्जेक्टिव्स को पूरा कैसे करोगे अगर यही नहीं पता है कि ऑब्जेक्टिव्स क्या है? सो प्लानिंग इज अबाउट डिसाइडिंग इन एडवांस कि आपके ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे जिनको कहीं ना कहीं आपको अचीव करना है, और फिर आपको डिटरमाइन करना है द बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन फॉर इट। तो ये सारी चीजें आप कहीं ना कहीं प्लानिंग में करते हो। तो इट इन्वॉल्व्स सेटिंग गोल्स, आप गोल सेट कर रहे हो, आप फ्यूचर कंडीशंस फोरकास्ट कर रहे हो, आप सूटेबल एक्शंस को सिलेक्ट कर रहे हो। ये सारी चीजें कहीं ना कहीं प्लानिंग में आती हैं। Now, in order to understand planning better, suppose a company wants to, एक एग्जांपल देख लेते हैं कि बाय फॉर एग्जांपल कोई कंपनी है एंड दैट पर्टिकुलर कंपनी वांट्स टू इंक्रीज सेल्स, लेट्स सपोज 15% से वो अपनी सेल्स बढ़ाना चाहती है नेक्स्ट ईयर में। सो एक्शन लेने से पहले मैनेजमेंट ये डिसाइड करेगा कि विच प्रोडक्ट्स टू फोकस ऑन, क्या उनके टारगेट कंज्यूमर्स होंगे, क्या उनका बजट होगा प्रमोशन के लिए। ठीक है, तो ये सारी चीजें अगर हम कहीं ना कहीं देखें, इवन सेल्स स्ट्रेटजी, टाइमलाइन फॉर एग्जीक्यूशन, ये एडवांस में जो भी हम डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं ये प्लानिंग ही है। ठीक है, चाहे वो इस बात पर फोकस करना हो कि किन प्रोडक्ट्स पर हमें फोकस करना है, किस तरीके, किस पर हमें कौन से हमारे टारगेट कंज्यूमर्स होंगे, क्या हमारा बजट होगा, और ये सारा हमें बैक ऑफ द माइंड में कीपिंग आवर कोर ऑब्जेक्टिव इन माइंड कि भाई हमें सेल्स बढ़ानी है 15% से नेक्स्ट ईयर। So you are, thinking before acting. That is what planning. You're deciding on what, how, when, and who. It means you are doing proper planning. तो आई होप आपको क्लियर है प्लानिंग का ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। प्लानिंग के ऑब्जेक्टिव्स अगर हम देखें कि व्हाई प्लानिंग इज डन, सो ऑफ कोर्स टू गिव डायरेक्शन। सो वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लानिंग इज कि डायरेक्शन प्रोवाइड करती है, क्लियर डायरेक्शन दे देती है मैनेजर्स और एम्प्लॉयज को अबाउट व्हाट नीड्स टू बी अचीव्ड। और बिना प्लानिंग के एफर्ट्स जो है दे गोना बी वेग, दे गोना बी रैंडम और अनकोऑर्डिनेटेड। और ऑर्गेनाइजेशन में स्पेसिफिकली जहां पर वेरियस फंक्शंस और डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हो, वहां पर अगर क्लियर डायरेक्शन नहीं है, ऑब्जेक्टिव नहीं है, गोल नहीं है, तो आप डायरेक्शन में, किस डायरेक्शन में जा रहे हो कुछ नहीं पता। ठीक है, अगर डायरेक्शन ही नहीं है तो आप पहुंचोगे कहाँ? तो एक डायरेक्शन होना बहुत जरूरी है, उसके लिए अपने आप में जो प्लानिंग है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड दैट इज वन ऑफ द फर्स्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लानिंग, टू गिव डायरेक्शन। अनदर इज, जब आप चीजों के लिए प्लान करते हो और जब आप क्या, कैसे, कब और कहाँ, इन सब चीजों पर फोकस करते हो, तो एक्चुअली में आप क्या कर रहे हो? आप रिस्क को कम कर रहे हो, आप अनसर्टेनिटी को कम कर रहे हो, आप वेगली मूव नहीं कर रहे हो, आप सिस्टमैटिक वे में काम कर रहे हो और आगे बढ़ रहे हो। Future conditions, we all know they are uncertain, they are unpredictable, but planning helps you in understanding it. Not 100%, but maybe 90%, maybe 95%. So you can anticipate future changes, you can prepare alternative course of action as well. It is also helpful in avoiding the wastage and the overlapping.
प्लानिंग जब आप करते हो तो आप बात करते हो कि हमें प्रॉपरली यूटिलाइज करना है टाइम का, जो भी हमारे पास अवेलेबल टाइम है, बजट है यानी कि मनी है और मैन पावर है। इट मींस यू आर फोकसिंग ऑन ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। समहाउ आप अवॉइड करोगे वेस्टेज को, क्योंकि आपने बेटर प्लान किया है टाइम, मनी और मैन पावर के लिए। तो इट अवॉइड्स डुप्लीकेशन ऑफ वर्क एंड अननेसेसरी एक्सपेंसेस। कोऑर्डिनेशन को ये प्रमोट करता है। ऑफ कोर्स विदाउट प्लानिंग वी कांट इवन थिंक ऑफ कोऑर्डिनेशन और कंट्रोलिंग। ठीक है, तो प्लानिंग जो है इट इट कोऑर्डिनेट्स द एक्टिविटीज ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। तो कोऑर्डिनेशन का मतलब कि भाई कहीं ना कहीं प्लानिंग जो है वो कोऑर्डिनेट करता है डिफरेंट डिपार्टमेंट्स की एक्टिविटीज को। क्यों? क्योंकि प्लानिंग के बिना हर डिपार्टमेंट अधूरा है। सेटिंग कॉमन गोल एंड टाइमलाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट फैसिलिटेट्स कंट्रोल, जो कि मैंने अभी आपको बताया था कि कंट्रोल पॉसिबल ही नहीं है बिना प्लानिंग के। प्लानिंग और कंट्रोल जो है वो हैंड इन हैंड चलते हैं, कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, हम ये कह सकते हैं। तो बिना प्लानिंग के कंट्रोलिंग नहीं है। और जहां हम कंट्रोलिंग की बात करते हैं वहां पर हम प्लानिंग की बात करेंगे ही करेंगे, क्योंकि जो प्लानिंग में हम क्या करते हैं कि भाई हम डिसाइड करते हैं कि हमें क्या करना है, और कंट्रोलिंग में हम वही मेजर करते हैं कि जो हमने किया उस हिसाब से जो रिजल्ट आया उस तो वो रिजल्ट कैसा है। हम कंपेयर कर रहे हैं हमारी जो एक्चुअल परफॉर्मेंस है उसको विद द सेट स्टैंडर्ड्स और एक्सपेक्ट जो हम हमें एक्सपेक्टेड था उससे। सो कंट्रोल इज पॉसिबल ओनली जब स्टैंडर्ड्स जो है वो सेट किए जाएंगे एडवांस में। तो प्लानिंग जो है वो टारगेट सेट्स करती है, स्टैंडर्ड सेट करती है, व्हिच लेटर हेल्प्स इन कंपेयरिंग द एक्चुअल परफॉर्मेंस। ऑफ कोर्स ये इफिशिएंसी को इंप्रूव करती है, यानी कि बाय सिलेक्टिंग द बेस्ट पॉसिबल कोर्स ऑफ एक्शन, प्लानिंग आल्सो हेल्प्स यू इन अचीविंग गोल्स विद मिनिमम रिसोर्सेज। अच्छा, यहाँ पर जो आपको नोट्स दिए गए हैं वो इतने आसानी से दिए गए कि डिफरेंट रिसोर्सेज को कंपाइल करके आपको दिए गए नोट्स हैं, यानी कि इनको कंबाइन किया गया है फ्रॉम फ्रॉम डिफरेंट बुक्स। इवन आपकी एक बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, आई डोंट रिमेंबर द ऑथर, बट एक बहुत इंपॉर्टेंट बुक है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट की, उससे कहीं ना कहीं डिफरेंट आर्टिकल्स से और डिफरेंट विकिपीडिया सोर्सेस से भी। और तब इन कहीं ना कहीं नोट्स को सिंपल लैंग्वेज में कन्वर्ट किया गया है। तो ये नोट्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये नोट्स आपको मिल जाएंगे रिवीजन के लिए भी, एग्जाम की सुबह में भी अब एक बार इनको पढ़ लोगे तो आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। इतनी आसान सिंपल लैंग्वेज में आपको चीजें जो है यहाँ पर दी जाती हैं, क्योंकि पर्पस यही होता है आपको सारी चीजें एक्सप्लेन करना सिंपलेस्ट मैनर में। So planning is the foundation of management. It decides what is to be done and how it will be done. It is about ensuring direction, coordination and efficiency. अब हम बात करते हैं प्लानिंग के टाइप्स की। नाउ प्लानिंग को हम क्लासिफाई कर सकते हैं ऑन डिफरेंट बेसिस एंड इट डिपेंड्स ऑन टाइम पीरियड, लेवल और नेचर। तो ऑन द बेसिस ऑफ टाइम पीरियड जब हम प्लानिंग को के टाइप पढ़ते हैं तो इट कैन बी अ शॉर्ट टर्म प्लानिंग। टाइम पीरियड के हिसाब से ऑफ कोर्स इट कैन बी अ शॉर्ट टर्म प्लानिंग। शॉर्ट टर्म प्लानिंग का मतलब है इट इज डन फॉर अ शॉर्ट ड्यूरेशन, जनरली जो कि अप टू 1 ईयर होता है। सो इट कैन बी अ डेली प्लान, इट कैन बी अ ईयरली प्लान। शॉर्ट टर्म में यही आता है, जनरली 1 साल तक ये कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करता है। तो इट इज डन फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन, बेसिकली डेली ऑपरेशंस, इमीडिएट टारगेट्स पर ये फोकस करता है। जैसे फॉर एग्जांपल मंथली सेल्स टारगेट्स हो गए या वीकली प्रोडक्शन स्केड्यूल्स हो गया, तो ये आपकी शॉर्ट टर्म प्लानिंग में आएगा। सिमिलरली एक होती है आपकी लॉन्ग टर्म प्लानिंग। लॉन्ग टर्म प्लानिंग में आप लॉन्ग टर्म आप ग्रोथ के बारे में सोचते हो। यहाँ पर हम ग्रोथ के बारे में सोचते हैं, यहाँ पर हम एक्सपेंशन के बारे में सोचते हैं, जो कि यहाँ पर नीचे लिखा भी हुआ है। इट इज डन फॉर अ लॉन्गर पीरियड विच इज यूजुअली 5 years और मोर। हम देखते हैं कंपनी के 5 years प्लान क्या है। ठीक है, इट मींस वी आर टॉकिंग अबाउट इट्स ग्रोथ, इट्स एक्सपेंशन, इट्स सर्वाइवल, वी आर आल्सो टॉकिंग अबाउट द कॉम्पिटिटर। ठीक है, तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं इसमें आती हैं। Like for example, opening new branches, entering new markets and diversification plan, जो लॉन्ग टर्म प्लानिंग हो गया। ऑन द बेसिस ऑफ लेवल ऑफ मैनेजमेंट डिफरेंट तरीके की प्लानिंग्स देखने को मिलती है। एक होती है स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। स्ट्रेटेजिक प्लानिंग जो है वो टॉप लेवल मैनेजमेंट लेता है कहीं ना कहीं। ये जो है ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स की कंपनी के किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे, लॉन्ग टर्म डायरेक्शन क्या होगी, मेजर पॉलिसीज क्या होंगे, ये सारी चीजें आती हैं आपकी स्ट्रेटेजिक प्लानिंग में। ये टॉप लेवल मैनेजमेंट करता है। जैसे डिसीजन टू एक्सपैंड बिजनेस इंटरनेशनली, ये टॉप लेवल मैनेजमेंट का काम है। स्ट्रेटेजिक लेवल पे हम डिसीजन मेकिंग यहाँ पे करते हैं। ठीक है, तो इसको हम स्ट्रेटेजिक प्लानिंग कहते हैं। टैक्टिकल प्लानिंग जो होती है ये मिडिल लेवल मैनेजमेंट करता है। तो ये डिपार्टमेंटल प्लान्स जो भी है, मेथड्स टू अचीव स्ट्रेटेजिक प्लान्स, ये सारे आपके टैक्टिकल प्लानिंग में आती हैं। बेसिकली मिडिल लेवल मैनेजमेंट करता है, ये आपको याद रखना है। और इसमें जो है वो कहीं ना कहीं ये सपोर्ट करता है, हम कह सकते हैं टैक्टिकल प्लानिंग जो है ये सपोर्ट करता है कि इसको टॉप लेवल मैनेजमेंट को स्ट्रेटेजिक प्लान्स के लिए। तो यही यहाँ पर लिखा है मेथड्स देता है ये टू अचीव स्ट्रेटेजिक प्लान्स। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। जैसे फॉर एग्जांपल मार्केटिंग डिपार्टमेंट प्लानिंग
मार्केटिंग डिपार्टमेंट प्लानिंग प्रमोशनल स्ट्रेटजीज टू सपोर्ट एक्सपेंशन। तो ये भी एक एग्जांपल है टैक्टिकल प्लानिंग का कि मार्केटिंग डिपार्टमेंट जो है वो प्रमोशनल स्ट्रेटजीज के लिए प्लान कर रहा है एक्सपेंशन को सपोर्ट करने के लिए। तो एक्सपेंशन किसका है? टॉप लेवल मैनेजमेंट का काम है, विच इज अगेन अ स्ट्रेटेजिक लेवल थिंग। और उसके लिए जो मेथड्स लेके आ रहा है वो कौन लेके आ रहा है? टैक्टिकल प्लानिंग, दैट इज मिडिल लेवल मैनेजमेंट। तो वही यहाँ पर लिखा है मेथड्स टू अचीव स्ट्रेटेजिक प्लान से कौन देता है? टैक्टिकल प्लानिंग देती है या मिडिल लेवल मैनेजमेंट देता है। ऑपरेशनल प्लानिंग जो है ये लोअर लेवल मैनेजमेंट के द्वारा की जाती है। जैसे डे टू डे एक्टिविटीज में जो कुछ भी हो रहा है, रूटीन ऑपरेशंस में जो हो रहा है, वहां पर हमें ऑपरेशनल प्लानिंग की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो ये लोअर लेवल मैनेजमेंट के द्वारा की जाती है। जैसे डेली वर्क शेड्यूल, शिफ्ट टाइमिंग से रिलेटेड जो भी चीजें। नेचर ऑफ प्लानिंग्स के हिसाब से हम डिवाइड करते हैं प्लानिंग को इनटू टू पार्ट्स। इट कैन बी स्टैंडिंग प्लान। स्टैंडिंग प्लान का जो मतलब होता है प्लान्स जो कि रेपिटेटिव हो नेचर में एंड दे आर यूज्ड अगेन एंड अगेन। जैसे पॉलिसीज हो गई, प्रोसीजर्स हो गए, रूल्स हो गए। So leave policy, recruitment procedures, they can be used again and again. So they are quite repetitive in nature. Whereas we have single use plans as well, जो कि specific situations के लिए ही बनाए जाते हैं, repeat नहीं होते, जैसे programs, projects, budgets. Like for example, new product को launch किया है तो उसके लिए कोई plan है. So वो एक single use plan में आएगा because they are made for specific situations and not repeated. Again, planning को हम standing plan, पॉलिसीज और प्रोसीजर्स के लिए हम कह सकते हैं, और सिंगल यूज प्लान जो कि प्रोजेक्ट्स और बजट्स के लिए इस्तेमाल होते हैं उसमें हम डिवाइड कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये क्लियर है। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्लानिंग प्रीमिसेस। प्लानिंग प्रीमिसेस का क्या मतलब होता है? प्लानिंग प्रीमिसेस आर द assumptions। ये बेसिकली आपके assumptions होते हैं, जो चीजें आप assume करके चलते हो फ्यूचर के लिए, वही आती है प्लानिंग प्रीमिसेस में। तो आपको सबसे पहले ये क्लियर रखना है कि प्लानिंग प्रीमिसेस क्या है? ये assumptions हैं फ्यूचर के लिए। तो प्लानिंग प्रीमिसेस आर द assumptions about future conditions on which planning is based। ऑफ कोर्स प्लानिंग किस बात पर डिपेंड करती है? प्लानिंग में आप क्या करते हो? आप एज्यूम करते हो चीजें। आपके पास ऑफ कोर्स डेटा रहता है, आपके पास इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन रहती है, आप इंसाइट्स पुल करते हो, आप सब कुछ अच्छे तरीके से रिसर्च करते हो, वैल्यूएट करते हो अल्टरनेटिव्स को, एंड देन यू पिक वन ऑप्शन विच इज बेस्ट फॉर यू। ठीक है, आउट ऑफ द गिवन ऑल्टरनेटिव्स। ठीक है, सो एजम्पशंस होते हैं ये फ्यूचर कंडीशंस के लिए, और यही एजम्पशंस पर अबाउट फ्यूचर कंडीशंस जो आपकी प्लानिंग जो होती है वो बेस्ड होती है। बेस्ड जो है वो यही है, ये एजम्पशंस अबाउट फ्यूचर कंडीशंस। बिना एज्यूम करे आप नहीं समझ सकते, फ्यूचर कंडीशंस को प्रेडिक्ट कर सकते। आपको एज्यूम तो करना पड़ेगा यूजिंग द डेटा, यूजिंग द इंफॉर्मेशन प्रेजेंट। तो भले ही आप इंफॉर्मेशन और डेटा का इस्तेमाल कर रहे हो, बट 100% यू कांट प्रेडिक्ट कि यही होने वाला है अकॉर्डिंग टू द ट्रेंड्स, अकॉर्डिंग टू द हिस्टोरिकल और पास्ट डेटा। यू हैव टू अज्यूम समथिंग अबाउट द फ्यूचर कंडीशन। वो ही होता है प्लानिंग प्रीमिसेस। आई होप मैंने ये चीज आपको अच्छी तरीके से समझा दी है। इट इज द assumptions अबाउट फ्यूचर कंडीशंस जिस पर प्लानिंग बेस्ड होती है। ऑफ कोर्स प्लानिंग इज बेस्ड ऑन द assumptions only about the future conditions, but those assumptions also you are making using data, using historical trends, जो भी आपके पास इंफॉर्मेशन प्रेजेंट है, यही प्रोवाइड करते हैं फाउंडेशन फॉर प्लानिंग। सो प्लानिंग प्रीमिसेस का क्या मतलब है? दीज आर द कंडीशंस that are expected to exist in future। तो बेसिकली प्लानिंग प्रीमिसेस का मतलब है ऐसी कंडीशंस जो कि एक्सपेक्ट की जाती है कि भाई ये फ्यूचर में होंगी ही होंगी। इट कैन बी अ मार्केट कंडीशन, इट कैन बी इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, इट कैन बी टेक्नोलॉजिकल, इट कैन बी गवर्नमेंट पॉलिसीज एज वेल। अब दो तरीके की प्लानिंग प्रीमिसेस होती हैं। एक होती है इंटरनल। इंटरनल प्रेमिसेस में बेसिकली दीज आर बेसिकली रिलेट टू फैक्टर्स विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। और विद इन द ऑर्गेनाइजेशन कौन कौन से फैक्टर्स हो सकते हैं? आप सभी को पता है, कंपनी की पॉलिसीज हो सकती हैं, फंड्स की अवेलेबिलिटी, स्किल्स ऑफ एम्प्लॉयज, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। एंड अनदर इज एक्सटर्नल प्रेमिसेस विच रिलेट्स टू आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन, जैसे इकोनॉमिक कंडीशंस हो गई, मार्केट कंडीशंस हो गई, कॉम्पिटिशन हो गया, गवर्नमेंट रेगुलेशंस हो गए, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस हो गए। तो इंपॉर्टेंस क्या है इस प्लानिंग प्रेमिसेस की? कि बेस्ड ऑन विच प्लान्स हम बनाते हैं, कहीं ना कहीं ये जो भी इंटरनल है, एक्सटर्नल है, या जो भी एजम्पशंस हैं, इसी के बेसिस पे कहीं ना कहीं जो प्लान्स हैं वो बनाए जाते हैं। इन फैक्टर्स को ध्यान में रखा जाता है, इन एजम्पशंस को ध्यान में रखा जाता है, एंड यूजिंग दैट आर प्लान्स आर मेड। सो इट इज हेल्पफुल इन रियलिस्टिक प्लानिंग। इट रिड्यूसेस अनसर्टेनिटी, एक्यूरेसी ऑफ प्लान इंप्रूव होती है, और कंसिस्टेंसी भी बढ़ती है प्लानिंग की। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। आगे चलते हैं, प्लानिंग प्रोसेस की बात करते हैं, यानी कि कौन कौन से स्टेप्स शामिल हैं इन द प्लानिंग प्रोसेस। तो ये पूरा प्रोसेस है जो कि हम फॉलो करते हैं द टाइम जब हम प्लान कर रहे होते हैं चीजों के लिए। स्टार्टिंग फ्रॉम कि हम ऑब्जेक्टिव सेट करेंगे। ऑब्जेक्टिव्स जो है वो डिफाइन करते हैं कि व्हाट द ऑर्गेनाइजेशन वांट्स टू अचीव, कि ऑर्गेनाइजेशन को क्या अचीव करना है। और जो ऑब्जेक्टिव्स हम कहीं ना कहीं डिफाइन करेंगे, जो ऑब्जेक्टिव्स हम सेट करेंगे, उनका क्लियर होना बहुत जरूरी है, उनका स्पेसिफिक होना जरूरी है, उनका अचीवेबल होना जरूरी है।
लाइक फॉर एग्जांपल योर ऑब्जेक्टिव कैन बी इंक्रीज मार्केट शेयर बाय 10%। अगेन ये जो ऑब्जेक्टिव हमने सेट किया ये क्लियर भी है, ये स्पेसिफिक भी है कि भाई 10% से हमें क्या करना है, इस मार्केट शेयर को इंक्रीज करना है, और ये अचीवेबल भी है। 10% is not an hypothetical situation. You can definitely attain 10% and you can increase your market share by 10%. So it's clear, it is specific, it is achievable, it is smart, I would say. सो पहला जो स्टेप है कि भाई ऑब्जेक्टिव्स को डिसाइड करो, दूसरा आपको डेवलप करना है प्लानिंग प्रीमिसेस को, यानी कि मैनेजमेंट जो है वो एजम्पशंस, प्लानिंग प्रीमिसेस क्या थी, एजम्पशंस अबाउट द फ्यूचर कंडीशंस, यू आर यूजिंग एजम्पशंस इन ऑर्डर टू प्रिडिक्ट फ्यूचर कंडीशंस फॉर द ऑर्गेनाइजेशन. Now management makes assumptions now about the future conditions, and these assumptions form the basis for planning. And how we're going to do that assumption thing? By using different internal and external factor जो भी अभी पढ़ के हम आए हैं प्लानिंग प्रीमिसेस में. तीसरे स्टेप में आपको ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन आइडेंटिफाई करना है, यानी कि डिफरेंट पॉसिबल वेज फाइंड करने ऑफ अचीविंग द ऑब्जेक्टिव्स. ठीक है, लाइक फॉर एग्जाम्पल सेल्स को आप इंक्रीज कर सकते हो एडवर्टीजमेंट के थ्रू भी, प्राइस रिडक्शन के भी थ्रू, और प्रोडक्ट इंप्रूवमेंट के भी थ्रू. बट इन तीनों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन बेस्ट है आपको इवेल्युएट करना होता है उसके लिए ऑल्टरनेटिव्स को, विच इज योर स्टेप 4. एंड यू इवेल्युएट ईच ऑल्टरनेटिव बेस्ड ऑन वेरियस फैक्टर. यू कैन इवेल्युएट ईच बाय एडवर्टाइजिंग, प्राइस रिडक्शन और प्रोडक्ट इंप्रूवमेंट को हमें इवेल्युएट करना है इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट, कि किसमें ज्यादा कॉस्ट लग रही है, किसमें कम, रिस्क किसमें ज्यादा है, किसमें कम, फिजिबिलिटी क्या है इनकी, एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स क्या हो सकते हैं, कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं. ऑन द बेसिस ऑफ दीज फैक्टर हम हर चीज को, हर ऑप्शन को इवेलुएट करते हैं, एंड देन आउट ऑफ दीज हम सिलेक्ट करते हैं कि भाई दिस इज गोइंग टू बी आवर फाइनल प्लान. सो द मोस्ट सुटेबल कोर्स ऑफ एक्शन एज पर इन अकॉर्डेंस विद द 4 फैक्टर्स जो कि हमने यहां पर देखे, वो चूज किया जाता है और फिर उस प्लान को इंप्लीमेंट किया जाता है बाय एलोकेटिंग द रिसोर्सेज एंड बाय असाइनिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज. और सातवें स्टेप में हम फॉलो अप करते हैं, यानी कि परफॉर्मेंस को रिव्यू किया जाता है रेगुलरली टू सी कि कोई डेविएशन तो नहीं है, और उसी हिसाब से फिर उसमें उन एरियाज पर इंप्रूवमेंट किया जाता है, नेसेसरी चेंजेस किए जाते हैं. सम अप ये आई होप आपको क्लियर है. शुरुआत कहां से हुई, ऑब्जेक्टिव सेट करने से, एंड कहां पर हुआ, ये रिव्यू और करेक्टिव एक्शन लेने से. सो अगेन इट्स अ कंटिन्यूअस एंड डायनेमिक प्रोसेस. ठीक है, प्लानिंग इज अ कंटिन्यूअस एंड डायनेमिक प्रोसेस. आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर. नेक्स्ट टॉपिक जो है वो हमारा मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स, एमबीओ. तो मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव इज नथिंग, एक अप्रोच है मैनेजमेंट का जिसमें ऑब्जेक्टिव्स को क्लियरली डिफाइन कर दिया जाता है, एंड दीज ऑब्जेक्टिव्स आर जॉइंटली डिसाइडेड बाय मैनेजर्स एंड एम्प्लॉय. ये आपको याद रखना है. सो इट्स अ मैनेजमेंट अप्रोच इन विच ऑब्जेक्टिव्स आर क्लियरली डिफाइंड एंड जॉइंटली डिसाइडेड बाय मैनेजर्स एंड एम्प्लॉयज, एंड परफॉर्मेंस इज इवैल्यूएटेड बेस्ड ऑन अचीवमेंट ऑफ दीज ऑब्जेक्टिव. तो सिंपल जो कंसेप्ट है मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव का, इसमें कहना इसका यही है कि जो एसेंस है किसी भी मैनेजमेंट का, वो उसके ऑब्जेक्टिव्स अचीव हो रहे हैं या नहीं, उससे हम समझ सकते हैं. समझा आपने मैंने क्या बोला? एसेंस जो है मैनेजमेंट का अकॉर्डिंग टू दिस अप्रोच, वो इसी से पता चलता है कि भाई मैनेजमेंट ने जो ऑब्जेक्टिव सेट किए वो कंप्लीट हो रहे हैं कि नहीं. सो ये बेसिकली एक ऐसा अप्रोच है जिसमें कहा जाता है कि जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनका क्लियरली डिफाइन होना बहुत जरूरी है, और वो सारे जॉइंटली डिसाइड किए जाएंगे मैनेजर्स और एम्प्लॉयज के द्वारा, और जो परफॉर्मेंस का इवैल्यूएशन है वो इन्हीं ऑब्जेक्टिव्स के अचीवमेंट पर बेस करता है. सो ये सिंपल सा कंसेप्ट है आपके मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स का. आई होप आपको क्लियर है. तो की आइडिया एमबीओ का यही है कि लोग जो है वो बेटर परफॉर्म करते हैं जब उनको पता होता है कि व्हाट इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम देम, दैट इज क्लैरिटी ऑफ गोल, and then they participate in setting their goals also, and setting their own goals also, I would say. मेन फीचर्स की अगर हम बात करें एमबीओ की, ऑब्जेक्टिव्स जो है वो मैनेजर्स और सबऑर्डिनेट्स यानी कि एम्प्लॉयज साथ में जॉइंटली सेट करते हैं. ऑब्जेक्टिव्स क्लियर, मेजरेबल और टाइम बाउंड होते हैं. फोकस रिजल्ट्स पे होता है, एक्टिविटीज पर नहीं. इसीलिए मैंने कहा यहाँ पर इस बात पर फोकस किया जाता है कि भाई जो स्टैंडर्ड सेट किए, जो ऑब्जेक्टिव सेट किए मैनेजर्स और सबऑर्डिनेट ने एक साथ जॉइंटली, क्लियर, मेजरेबल और टाइम बाउंड ऑब्जेक्टिव्स, वो अचीव होंगे कि नहीं, इस बात पर डिपेंड करता है रिजल्ट. सो परफॉर्मेंस इज रिव्यूड पीरियोडिकली, आपको याद रखना है, ये मेन फीचर में आता है एमबीओ के. ठीक है, आगे चलते हैं, हम ऑर्गेनाइजिंग की बात करते हैं. तो भाई प्लानिंग हो गई, जैसे ही प्लानिंग हो गई अब हमें वर्क को अरेंज करना है, पीपल को अरेंज करना है, हमें रिसोर्सेस को अरेंज करना है. सो आफ्टर प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग कम्स, वेयर वी डिफाइन हु डज व्हाट, एंड वी आल्सो ट्राई टू एस्टैब्लिश अथॉरिटी रिलेशनशिप्स. सो आई होप आपको क्लियर है. ऑर्गेनाइजिंग इट इज ऑल अबाउट आप लोगों को, आप काम को, आप रिसोर्सेस को, ये तीन चीजें याद रखो, वर्क, पीपल, रिसोर्सेस, आप उनको अरेंज कर रहे हो सिस्टमैटिक वे में, ताकि जो आपने प्लानिंग करी है पहले स्टेप में वो अचीव किया जा सके इफेक्टिवली.
या efficiently. So it comes after the planning and before staffing and directing. We all know that. Very basic thing. तो organizing जो है ये कुछ क्वेश्चंस को आंसर करता है. वो क्वेश्चंस क्या है? जैसे what work has to be done? कौन सा काम किया जाना चाहिए? प्लानिंग तो कर ली बट कौन सा काम कौन करेगा? Who will do it? किस तरीके से ग्रुपिंग होगी टास्क की? कौन किसको फीडबैक देगा? कौन किससे फीडबैक लेगा? Who will report to whom? ये सारी चीजें organizing आंसर करता है. It is about arranging work, people and resources. It is about defining who does what. Again, I'm saying it is about defining this power, this right thing, this authority relationship thing. So आप अब समझते हैं जरा डेफिनेशन ऑर्गेनाइजिंग की. सो ऑर्गेनाइजिंग कैन बी डिफाइंड एज अ प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग एंड ग्रुपिंग एक्टिविटीज. तो ये वो प्रोसेस है जिसमें हम एक्टिविटीज को आइडेंटिफाई करते हैं कि ये एक्टिविटीज हैं जो कि करनी पड़ेंगी इन ऑर्डर टू अचीव दिस गोल. और फिर हम एक्टिविटीज को ग्रुप करते हैं, हम ड्यूटीज असाइन करते हैं, अथॉरिटी डेलीगेट करते हैं, पावर देते हैं कुछ लोगों को, रिलेशनशिप स्टैब्लिश करते हैं अमंग द पीपल टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल. So basically, sum up is that we are arranging work, people, and resources, and we are defining who does what, and we are establishing authority relationship. Again, I'm using these pointers, I'm using these specific keywords ताकि आप इनका इस्तेमाल करो एग्जाम में. Now, in order to understand this organizing better, suppose a company wants to plan to launch a new product. तो let's suppose कोई company जो है वो एक नया product launch कर रही है. So planning के बाद management divide करेगा work को into let's say production, into marketing, into finance, into HR because the company plans to launch a new product. Planning हो गई. अब क्या करेगी company? काम को डिवाइड करेगी प्रोडक्शन में, मार्केटिंग में, फाइनेंस में, एचआर में कि एचआर का क्या काम, फाइनेंस का क्या काम, मार्केटिंग का क्या काम, प्रोडक्शन का क्या काम. फिर वो असाइन करेंगे टास्क डिफरेंट टीम्स को, चाहे वो प्रोडक्शन टीम हो, मार्केटिंग टीम हो, फाइनेंस टीम हो, एचआर टीम हो. मैनेजर्स और सुपरवाइजर्स अपॉइंट किए जाएंगे, अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी डिफाइन की जाएगी एंड दैट इज अगेन योर ऑर्गेनाइजिंग. सो आई होप आपको क्लियर है कि ऑर्गेनाइजिंग का क्या मतलब होता है. नाउ ऑर्गेनाइजिंग के नेचर को अगर हम समझने की कोशिश करें तो द नेचर ऑफ ऑर्गेनाइजिंग इट मींस इट ट्राई टू एक्सप्लेन द बेसिक फीचर्स जो कि हम ऑर्गेनाइजिंग में करते हैं या फंक्शंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग. तो ऑर्गेनाइजिंग में डिवीजन ऑफ वर्क होता है, यानी कि वर्क को डिवाइड किया जाता है इनटू स्मॉलर टास्क. बड़े टास्क को या पूरे वर्क को, पूरे काम को छोटे छोटे टास्क में, स्मॉलर टास्क में कहीं ना कहीं डिवाइड कर दिया जाता है और फिर इंडिविजुअल को असाइन कर दिया जाता है बेस्ड ऑन देयर एबिलिटीज एंड स्पेशलाइजेशन, बेस्ड ऑन देयर स्किल सेट्स. जिससे एफिशिएंसी और वर्कलोड प्रेशर भी कम हो जाता है क्योंकि अल्टीमेटली हमने वर्क को बांट दिया है इन अकॉर्डेंस विद द स्किल नीडेड. ग्रुपिंग ऑफ एक्टिविटीज हो जाती है, यानी कि एक ही तरीके के एक्टिविटीज उनको ग्रुप कर दिया जाता है डिफरेंट डिपार्टमेंट्स और यूनिट्स में. एचआर रिलेटेड एक्टिविटीज एचआर में, मार्केटिंग रिलेटेड एक्टिविटीज मार्केटिंग में, सेल्स रिलेटेड एक्टिविटीज सेल्स में. तो इस तरीके से आप ग्रुप कर देते हो सिमिलर एक्टिविटीज को इनटू डिपार्टमेंट्स और इट कैन बी यूनिट्स एज वेल. इट कैन बी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट और फाइनेंस डिपार्टमेंट. तीसरा जो नेचर है वो है कोऑर्डिनेशन ऑफ एक्टिविटीज. ऑर्गेनाइजिंग कहीं ना कहीं इंश्योर करता है कि जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं वो एक साथ काम करें स्मूथली टुवर्ड्स कॉमन ऑब्जेक्टिव भी. एंड विदाउट कोऑर्डिनेशन डिपार्टमेंट्स जो है वो कहीं ना कहीं आइसोलेशन में वर्क करेंगे विच इज नॉट गुड फॉर ऑर्गेनाइजेशन. In order to achieve goal, you have to work in synchronization. You cannot work in isolation. Establishment होता है यहीं पर authority और responsibility relationship का, यानी कि ऑर्गेनाइजिंग जो है वो क्लियरली डिफाइन कर देती है कि भाई किसके पास अथॉरिटी है, किसके पास राइट है, पावर है और कौन रिस्पॉन्सिबल है, कौन ऑब्लाइज्ड है टू वर्क एंड कंप्लीट देयर टास्क, हु इज रिस्पॉन्सिबल, who reports to whom. तो ये सारी चीजें ऑर्गेनाइजिंग जो है वो क्लियरली डिफाइन कर लेती है which avoids confusion and conflict. It's a continuous process, of course. Organizing is not a one time activity. It needs adjustment whenever plans change, whenever business expands and whenever new technology is introduced, and at the end of the day it's a goal oriented process as well. तो ये नेचर आपको याद रखना है ऑर्गेनाइजिंग का और कहीं ना कहीं इन्हीं को आप जोड़ सकते हो सिग्निफिकेंस से, यानी कि क्या ऑर्गेनाइजिंग की इंपॉर्टेंस है, क्यों ये जरूरी है, क्यों ये इसेंशियल है मैनेजमेंट में. तो पहला कि इट फैसिलिटेट्स अचीवमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स. जो भी हमने प्लानिंग करी है उसके आधार पर अब हम वर्क को डिवाइड कर रहे हैं, हम रिस्पॉन्सिबिलिटीज असाइन कर रहे हैं. तो ओवरऑल ऑर्गेनाइजिंग हेल्प कर रहा है इन अचीविंग गोल सिस्टमैटिकली एंड देयरफॉर इट फैसिलिटेट्स द अचीवमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स. इट इंक्रीजेस एफिशिएंसी बाय स्पेशलाइजेशन, बाय प्रॉपर एलोकेशन ऑफ वर्क, जिससे कि डुप्लीकेशन ना हो, रिसोर्सेज का वेस्टेज ना हो. तो इफिशिएंसी बढ़ रही है, कोऑर्डिनेशन बढ़ रहा है, इट ब्रिंग्स हार्मनी अमंग डिफरेंट डिपार्टमेंट्स जिससे कि एक स्मूथ फ्लो हो वर्क का. It establishes clear authority and responsibility. Clear relationships से कहीं ना कहीं एम्प्लॉइज को पता चलेगा कि उनका रोल क्या है, उनकी ड्यूटीज क्या है, उनकी लिमिट क्या है अथॉरिटी की.
ठीक है, जिससे कंफ्यूजन और डिस्प्यूट्स नहीं होते, किन चीज़ों के लिए वो रिस्पॉन्सिबल है, किसके पास पावर है, किससे उन्हें फीडबैक चाहिए, सब कुछ एस्टेब्लिश हो जाता है ऑर्गेनाइजिंग की मदद से। एक्सपेंशन और ग्रोथ में भी ये हेल्पफुल है। कोई वेल ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर होगा, सो इट डेफिनेटली मेक्स इट ईजियर टू ऐड न्यू डिपार्टमेंट, इवन इंट्रोड्यूस न्यू प्रोडक्ट्स और एक्सपेंड ऑपरेशंस। तो इन चीजों के लिए भी ये इक्वली इंपॉर्टेंट है। एम्प्लॉय परफॉर्मेंस को भी इंप्रूव कर रहा है। क्लियर रोल्स और रिपोर्टिंग रिलेशनशिप्स डेफिनेटली अकाउंटेबिलिटी और मोटिवेशन को भी इंप्रूव करेंगी। सो द सम अप इज कि ऑर्गेनाइजिंग कन्वर्ट करता है प्लान को एक्शन में बाय अरेंजिंग वर्क, पीपल एंड रिसोर्सेज इन अ स्ट्रक्चर्ड मैनर। इफिशियंसी को इंश्योर करता है, कोऑर्डिनेशन को इंश्योर करता है और क्लैरिटी बढ़ाता है ऑर्गेनाइजेशनल फंक्शनिंग में। ये सारी चीजें हम अगेन एंड अगेन वही रिपीट कर रहे हैं। आई होप आपको ये चीजें क्लियर होगी। आगे चलते हैं एक अच्छे टॉपिक में, विच इज ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर का मतलब है कि एक फ्रेमवर्क, अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिलेशनशिप्स का विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, या जो भी सबऑर्डिनेट्स और मैनेजर्स के बीच की रिलेशनशिप है, जो भी अथॉरिटी जिसके पास पावर है, देन द वन हु इज रिस्पॉन्सिबल, जिसको ओबे करना है, उनके बीच का ये जो भी रिलेशन है, जो फ्रेमवर्क है इन सभी लोगों का, दैट इज व्हाट ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर इज ऑल अबाउट। इट इज अ फ्रेमवर्क ऑफ अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड रिलेशनशिप विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन। तो बेसिकली जब हम बात करते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर की, तो ये दिखाता है कि किस तरीके से टास्क को डिवाइड किया जाएगा, ठीक है, किस तरीके से भाई अथॉरिटी जो है वो फ्लो करेगी, कौन किसको रिपोर्ट करेगा, ये भी हमें क्लियर हो जाएगा ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर देखे, और किस तरीके से कोऑर्डिनेशन जो है वो हम अचीव कर सकते हैं। ये सारी चीजें कहीं ना कहीं इसमें होती हैं। तो सिंपल टर्म्स में देखो, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। क्या है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर? तो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर हम कह सकते हैं स्केलेटन है। जिस प्रकार से हमारा स्केलेटन होता है, हमारा एक ढांचा होता है, जिस पर फर्दर बाकी सारी चीजें होती है, वी नॉट गोइंग इनटू साइंस, बट ऑफ कोर्स ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर इज अगेन अ स्केलेटन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, जो कि होल्ड करता है सारी एक्टिविटीज को टुगेदर। ठीक उसी तरीके से जैसे हमारा जो स्केलेटन है वो सपोर्ट करता है, होल्ड करके रखता है डिफरेंट ऑर्गन्स को, चाहे वो किडनी हो या हमारा हार्ट हो या डिफरेंट ऑर्गन्स हो, इन द सेम वे जो ये जो है, ये ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर जो है, ये ऑर्गेनाइजेशन का स्केलेटन है, जो कि सारी एक्टिविटीज को होल्ड कर रहा है एक साथ। अब क्या फीचर्स देखने को मिलते हैं ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के? तो अगर हम फीचर्स की बात करें, तो ये डिफाइन करता है रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज को, ये रिपोर्टिंग रिलेशनशिप को स्टेब्लिश कर देता है, कौन किसको रिपोर्ट करेगा, कौन लीड करेगा, कौन ऑर्डर दे सकता है, ये सारी चीजें फैसिलिटेट करता है कोऑर्डिनेशन को अमंग डिपार्टमेंट्स, एंड इट आल्सो हेल्प्स इन स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो ये आपको कुछ चीजें याद रखनी है। आगे चलते हैं, बात करते हैं टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर की। टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में सबसे पहला हमें पढ़ना है लाइन ऑर्गेनाइजेशन। लाइन ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, जो अथॉरिटी है, बस इतना याद रखो, लाइन। लाइन कैसी होती है? स्ट्रेट। तो यहां पर स्ट्रेट लाइन में, यानी कि फ्रॉम टॉप टू बॉटम, कहीं ना कहीं अथॉरिटी फ्लो करती है। तो सिंपल स्ट्रक्चर होगा, क्लियर अथॉरिटी होगी, क्विक डिसीजन मेकिंग होगी। जैसे फॉर एग्जांपल, ओनर से मैनेजर, ओनर से मैनेजर, मैनेजर से सुपरवाइजर, सुपरवाइजर से वर्कर्स। वर्कर्स कौन लीड कर रहा होगा? सुपरवाइजर। सुपरवाइजर को कौन लीड कर रहा होगा? मैनेजर। और मैनेजर किसके पास जा रहा होगा? ओनर के पास। तो ये है एक लाइन स्ट्रक्चर, कहीं ना कहीं लाइन ऑर्गेनाइजेशन, जहां अथॉरिटी फ्लो कर रही है स्ट्रेट लाइन में फ्रॉम टॉप टू बॉटम। फिर एक होता है फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन, जहां पर एक्टिविटीज को ग्रुप किया जाता है बेस्ड ऑन डिफरेंट फंक्शंस, जो कि होते हैं आपके प्रोडक्शन फंक्शन, मार्केटिंग फंक्शन, फाइनेंस फंक्शन, एचआर फंक्शन, यानी कि डिफरेंट डिपार्टमेंट्स जो होते हैं। तो यहाँ पर स्पेशलाइजेशंस को प्रमोट किया जाता है, बेटर एफिशिएंसी देखने को मिलती है। तो यहाँ पर अलग अलग आपको प्रोडक्शन मैनेजर, मार्केटिंग मैनेजर, फाइनेंस मैनेजर, एंड दे आर वर्किंग इंडिपेंडेंटली इन देयर डिफरेंट एरियाज, एंड दिस इज स्पेसिफिकली गुड व्हेन इट्स अ लार्ज ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, ज्यादा नंबर ऑफ पीपल है। And this is good when it is a small organization. There's going to be a quick decision making here, क्योंकि ज्यादा बड़ी hierarchy है नहीं। ठीक है, लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन जो है, लाइन मैनेजर्स आर असिस्टेड बाय स्टाफ स्पेशलिस्ट। तो ये जो होता है, यहाँ पर कंबाइंड एडवांटेजेस देखने को मिलती है लाइन और फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन की। तो यही होता है आपका लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन, जहां पर आपको लाइन और फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन का कंबाइंड इफेक्ट देखने को मिले। सो फॉर एग्जांपल, प्रोडक्शन मैनेजर टेकिंग एडवाइस फ्रॉम एचआर और लीगल एक्सपर्ट। तो ये आपको लाइन और स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन में देखने को मिलता है। आगे चलते हैं, एक छोटा सा टॉपिक विच इज फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का मतलब एक ऐसा स्ट्रक्चर दैट इज ऑफिशियली डिजाइंड, एक प्लान्ड स्ट्रक्चर होता है ये, और ये मैनेजमेंट ही कहीं ना कहीं डिजाइन करता है इसको। जैसे आपको याद रखना है इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक। जैसे ये फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की जब हम बात करेंगे, तो प्लान्ड होता है, डॉक्यूमेंटेड होता है, ये अथॉरिटी बेस्ड होता है। ठीक है,
क्लियर रोल्स कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलते हैं, एक स्टेबल सिस्टम होता है, रिटन रूल्स और अथॉरिटी देखने को मिलती है। ठीक है, तो ऑफिशियल ड्यूटीज क्या होंगी, अथॉरिटी रिलेशनशिप्स क्या होंगी, कम्युनिकेशन चैनल्स होंगे, चैनल्स क्या होंगे, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं डिफाइंड रहती हैं आपके फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है एक स्ट्रक्चर जो कि ऑफिशियली डिजाइंड है बाय द मैनेजमेंट। और फीचर्स क्या होंगे, क्रिएटेड डेलिबरेटली, क्लियरली डिफाइंड रोल्स होंगे, follows official rules and procedures and authority flows from top to bottom। तो सिंपल सी चीजें, इनको एक्सप्लेन करने की कोई मतलब नहीं है, मैं इनको दोबारा रीड कर दूं आपके लिए तो इट डजंट रियली मैटर, मैं एक बार बस रीड कर रहा हूं इनको, इनका मतलब आपको सबको पता है, इसलिए इनमें ज्यादा डिटेल में हम नहीं जा रहे हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं, ये अच्छी चीज है, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल इन अ कंपनी हम जानते हैं ईच पोजीशन हैज डिफाइंड ड्यूटीज एंड अथॉरिटी। लाइक फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पर देखिए, सीईओ से डिपार्टमेंट हेड से मैनेजर्स, मैनेजर्स से एम्प्लॉइज। तो एक पूरी पोजीशंस का जो ये क्या या जो हायरार्की है, कौन किसको रिपोर्ट करेगा, ये पूरी तरीके से इस्टेब्लिश्ड है कि एम्प्लॉइज मैनेजर के पास जाएंगे, मैनेजर डिपार्टमेंट हेड के पास जाएगा और डिपार्टमेंट हेड सीईओ के पास जाएगा। सो ये जो है हम कह सकते हैं एक एग्जांपल है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का। बट इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में, एक इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन हमेशा नेचुरली अराइज करती है ड्यू टू सोशल इंटरेक्शंस अमंग एम्प्लॉइज। ऑफ कोर्स जब एक ही कंपनी में आप काम करते हो तो आपस में लोग सेम इंटरेस्ट के हिसाब से, हॉबी के हिसाब से आपस में जब बातचीत करेंगे, एक दूसरे को पसंद करेंगे और कहीं ना कहीं ग्रुप बना लेते हैं, सोशल इंटरेक्शंस होने लगते हैं। सो ये नॉट ऑफिशियली प्लान, ये कोई प्लान चीज नहीं होती, ये आउट ऑफ आई वुड से फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन जो है वो कहीं ना कहीं उसकी बर्थ देखने को मिलती है while social while these people interact with each other. So it is based on friendship, trust and common interest. So it develops automatically, there are no written rules and flexible relationships देखने को मिलती है, and they can support or oppose also formal organization. They talk about the organization, the rules, the guidelines and as well, you know, जब वो informal group में होते हैं। So informal organization का एक example यहाँ पे लिखा है कि employee from different departments forming friendship groups, मे बी लंच ग्रुप्स, मे बी सपोर्ट नेटवर्क्स। तो ये एक एग्जांपल है इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का। और क्या इंपॉर्टेंस है, कम्युनिकेशन को इंप्रूव करता है, सोशल नीड सेटिस्फाई करता है, ऑफ कोर्स जॉब सेटिस्फेक्शन इंक्रीज करता है और फॉस्टर प्रॉब्लम सॉल्विंग में भी मदद करता है। जॉब सेटिस्फेक्शन कैसे इंक्रीज कर रहा है, आपको पता है, आपका दोस्त है, आपका कोई यार है ऐसा, ठीक है, मित्र है आपका जो कि ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है, आप थोड़ा बैक ऑफ द माइंड में आपको सेटिस्फेक्शन रहेगा कि हाँ चलो ऑफिस जा रहे हैं, काम तो करना ही है, बट मेरी सोशल नीड भी सेटिस्फाई हो रही है। सो इट्स ऑल्सो अबाउट इंक्रीजिंग जॉब सेटिस्फेक्शन। Now let's move to the next topic which is hierarchy in organization। तो हम बात करते हैं हायरार्की की। तो हायरार्की का मतलब क्या होता है, यानी कि जो डिफरेंट अरेंजमेंट है ऑफ पोजीशंस का, जैसे टॉप लेवल पोजीशन हो गई, मिडिल लेवल पोजीशन हो गई और लोअर लेवल पोजीशन हो गई किसी भी मैनेजमेंट में। सो इट रेफर्स टू द अरेंजमेंट ऑफ दीज पोजीशंस इन लेवल्स, लाइक फ्रॉम टॉप टू लोअर लेवल एम्प्लॉइज। तो इसी को हम हायरार्की कहते हैं और हर मैनेजमेंट की हायरार्की होती है। हायरार्की दिखाती है चेन ऑफ कमांड को ये दिखाती है किस तरीके से अथॉरिटी फ्लो हो रही है, कौन किसको रिपोर्ट कर रहा है। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं हायरार्की से हमें पता चल जाता है। अब डिफरेंट हायरार्की क्या होती है, यानी कि डिफरेंट लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट क्या क्या होते हैं। तो पहला होता है टॉप लेवल, जो कि पॉलिसीज बनाती है, रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाती है, स्ट्रेटेजिक डिसीजंस लेती है। स्ट्रेटेजिक प्लानिंग में कहीं ना कहीं टॉप लेवल मैनेजमेंट का हाथ होता है। बड़े बड़े डिसीजंस, कंपनी की ग्रोथ, कंपनी की विजन, मिशन, उन सारी चीजों पर काम करती है टॉप लेवल। एक्सपेंशन, कॉम्पिटिटर, ये सारी चीजों पर टॉप लेवल मैनेजमेंट काम करता है। मिडिल लेवल मैनेजमेंट पॉलिसीज को इंप्लीमेंट करने का काम करता है, मेथोडोलॉजीज क्रिएट करता है टॉप लेवल मैनेजमेंट की जो चीजें हैं उनको सपोर्ट करने के लिए। कोऑर्डिनेट करता है टॉप और लोअर लेवल के बीच में, जबकि लोअर लेवल ये वर्कर्स, इट सुपरवाइजेस वर्कर्स, इट एंश्योर्स डे टू डे ऑपरेशंस। तो हायरार्की की इंपॉर्टेंस क्या है, ये अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी को क्लैरिफाई करता है, एक सिस्टमैटिक वे में हमें सब कुछ पता है, डिसिप्लिन मेंटेन करके रखता है, प्रॉपर सुपरविजन हो पाता है और इफेक्टिव कम्युनिकेशन भी फैसिलिटेट होती है इसके थ्रू। बट लिमिटेशंस भी होती है, अगर बहुत सारे लेवल्स हैं उनकी, कम्युनिकेशन में डिले देखने को मिलता है, ब्यूरोक्रेसी बढ़ जाती है और फ्लेक्सिबिलिटी भी कम हो जाती है कहीं ना कहीं। नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड लाइन एंड स्टाफ रिलेशनशिप। So क्या relationship है? Let's try to understand that. Line and staff relationship refers to the relationship between line managers who are directly responsible for achieving organizational objectives and staff specialists who provide advice, guidance and support to line managers. तो line and staff relationship का मतलब है कि हम relationship समझने की कोशिश कर रहे हैं between line managers and the staff specialist.
लाइन मैनेजर्स वो लोग होते हैं जिनके पास अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने के लिए, जबकि स्टाफ स्पेशलिस्ट जो होते हैं वो एडवाइजरी एज एन एडवाइजरी रोल काम कर रहे होते हैं, जो कि एडवाइस गाइडेंस और सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं इन्हीं लाइन मैनेजर्स को। So, this relationship, this definitely helps organizations combine the authority with expertise. So, it combines power with expertise. अथॉरिटी का मतलब क्या है? पावर। तो ये पावर को एक्सपर्टीज के साथ कहीं ना कहीं कंबाइन करने की बात है, क्योंकि लाइन मैनेजर्स जिनके पास पावर है उनको एडवाइस देने की बात कम कर रहे हैं बाय द स्टाफ स्पेशलिस्ट। सो वी आर कंबाइनिंग पावर विद एक्सपर्टीज बाय अंडरस्टैंडिंग दिस लाइन एंड स्टाफ रिलेशनशिप व्हिच फर्दर इंप्रूव्स डिसीजंस। तो आई होप आपको थोड़ा सा क्लियर है मैं क्या कहना चाह रहा हूं। तो लाइन अथॉरिटी क्या होती है? सबसे पहले ये समझते हैं, लाइन अथॉरिटी जो है इट्स अ डायरेक्ट अथॉरिटी जो कि टॉप टू बॉटम फ्लो करती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। लाइन मैनेजर्स के पास अथॉरिटी होती है, वो डिसीजंस ले सकते हैं, वो ऑर्डर्स इश्यू कर सकते हैं, वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं रिजल्ट्स के लिए। जैसे मैनेजिंग डायरेक्टर हो गया, प्रोडक्शन मैनेजर हो गया, सुपरवाइजर हो गया, फर्दर वर्कर हो गया। हियर ईच मैनेजर दैट हैज अथॉरिटी टू कमांड सबऑर्डिनेट एंड इज अकाउंटेबल फॉर परफॉर्मेंस। मैनेजिंग डायरेक्टर, प्रोडक्शन मैनेजर, सुपरवाइजर, ईच मैनेजर हैज अथॉरिटी कि वो कमांड करे सबऑर्डिनेट को और वो फर्दर अकाउंटेबल होगा फॉर द परफॉर्मेंस। मैनेजिंग डायरेक्टर कमांड कर सकता है प्रोडक्शन मैनेजर को, प्रोडक्शन मैनेजर कमांड कर सकता है सुपरवाइजर को, सुपरवाइजर कमांड कर सकता है वर्कर्स को। तो ये एग्जांपल है लाइन अथॉरिटी का। स्टाफ अथॉरिटी का क्या मतलब होता है? ये एडवाइजरी होती है नेचर में। तो स्टाफ स्पेशलिस्ट जो होते हैं दे डू नॉट गिव डायरेक्ट ऑर्डर्स टू लाइन एम्प्लॉइज, बट दे प्रोवाइड एक्सपर्ट एडवाइस टू लाइन मैनेजर्स। जो ये कहीं ना कहीं सपोर्ट करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एचआर डिपार्टमेंट ये एडवाइस कर सकता है लाइन मैनेजर्स को ऑन डिफरेंट रिक्रूटमेंट मेथड्स, मे बी ट्रेनिंग मेथड्स, मे बी एम्प्लॉय वेलफेयर पॉलिसीज। तो ये मतलब होता है। तो अगर हम दोबारा इन दोनों को एक साथ एक सम अप करने की कोशिश करें, समझने की कोशिश करें, सो लाइन मैनेजर्स दे हैव कमांड अथॉरिटी, स्टाफ मैनेजर्स दे हैव एडवाइजरी अथॉरिटी। तो स्टाफ जो है वो लाइन को असिस्ट करता है प्लानिंग, एनालिसिस और डिसीजन मेकिंग में। फाइनल रिस्पॉन्सिबिलिटी वो लाइन मैनेजर के पास ही होती है। तो आई होप आपको ये सम अप जो है अब पूरी तरीके से क्लियर कर इस सम अप ने आपको क्लियर कर दिया होगा कि लाइन एंड स्टाफ रिलेशनशिप क्या है। आगे चलते हैं, एडवांटेजेस की बात करते हैं। एडवांटेजेस क्या है लाइन और स्टाफ रिलेशनशिप के? स्पेशलाइजेशन। ऑफ कोर्स स्टाफ स्पेशलिस्ट जो है वो एक्सपर्ट नॉलेज जो है वो प्रोवाइड करते हैं फाइनेंस, एचआर, लीगल और रिसर्च के एरियाज में लाइन मैनेजर्स को। बेटर डिसीजन मेकिंग, ऑफ कोर्स लाइन मैनेजर्स जो है वो अच्छे डिसीजंस, बेटर डिसीजंस ले सकते हैं उस एक्सपर्ट एडवाइस से फ्रॉम दीज स्टाफ स्पेशलिस्ट। रिलीफ होता है टू लाइन एग्जीक्यूटिव्स, इट मींस स्टाफ जो है वो कहीं ना कहीं रिड्यूस कर देता है वर्कलोड ऑफ लाइन मैनेजर्स बाय हैंडलिंग कॉम्प्लेक्स एडवाइजरी टास्क। इंप्रूव करता है इफिशियंसी को। तो अथॉरिटी और एक्सपर्टीज की का ये जो कॉम्बिनेशन है, जो रिलेशनशिप है, ये ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशनल एफिशिएंसी के लिए बहुत अच्छा है। बट देयर आर सम प्रॉब्लम्स आल्सो बिकॉज समटाइम्स दे कैन बी कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन लाइन एंड स्टाफ, क्योंकि लाइन मैनेजर्स वो जो है वो कई बार ये फील करते हैं कि भाई स्टाफ जो है वो इंटरफेयर कर रहा है, जबकि स्टाफ ये फील कर सकता है कि उनकी एडवाइस इग्नोर की जा रही है, तो कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है इसी बात पे। लैक ऑफ क्लियर अथॉरिटी, यानी कि बाउंड्रीज जो है वो कहीं ना कहीं अनक्लियर होती है, जिससे कंफ्यूजन क्रिएट होती है अबाउट हु हैज डिसीजन मेकिंग पावर। बाउंड्री सेट नहीं होती अच्छी तरीके से। लाइन मैनेजर्स के द्वारा रेजिस्टेंस देखने को मिलती है, दे में रेजिस्ट आल्सो द स्टाफ सजेशंस टू प्रोटेक्ट देयर अथॉरिटी। कॉस्टली अरेंजमेंट देखने को मिलता है, दैट इज मेंटेनिंग द स्टाफ स्पेशलिस्ट, ये ऑर्गेनाइजेशनल कॉस्ट को भी इंक्रीज कर देता है। बट व्हाट आर द मेजर्स टू इंप्रूव लाइन एंड स्टाफ रिलेशनशिप? क्लियर डेफिनेशन होनी चाहिए रोल्स एंड अथॉरिटी की, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग और कोऑपरेशन होना चाहिए, इफेक्टिव कम्युनिकेशन होनी चाहिए और ईच अदर्स एक्सपर्टीज के लिए रिस्पेक्ट होनी चाहिए। द सम अप इज कि लाइन एंड स्टाफ रिलेशनशिप जो है वो कमांड अथॉरिटी को कंबाइन करती है स्पेशलाइज्ड एडवाइस के साथ, एंड व्हेन इट इज प्रॉपर्ली डिफाइंड एंड कोऑर्डिनेटेड, ये इफिशिएंसी और क्वालिटी ऑफ डिसीजंस को भी क्या करती है? इंप्रूव करती है। बात करते हैं डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी की। डेलीगेशन का मतलब होता है द प्रोसेस बाय विच अ मैनेजर असाइन। डेलीगेशन इज ऑल अबाउट, अगर सिंपल लैंग्वेज में बोलूं, कि आप असाइन कर रहे हो काम को, आप राइट भी दे रहे हो कि कि आपको अथॉरिटी है भाई ये, ठीक है, इस बंदे को अगर आप दे रहे हो, फॉर एग्जांपल आप डेलीगेशन कर रहे हो, डेलीगेशन का मतलब आपको इसने आपने इसको राइट दिया, राइट के साथ आपने इसको अथॉरिटी भी दी कि भाई ये काम आप कर सकते हो, ये आपके स्पेक्ट्रम में आता है। सो यू आर असाइनिंग वर्क एज वेल एज द राइट, ठीक है, कि आप ओबे करवा सकते हो, आपको पावर भी हम दे रहे हैं। दैट इज व्हाट डेलीगेशन इज। It is a process by which a manager assigns a work to subordinate.
ये वो प्रोसेस है जिसमें मैनेजर जो है वो काम असाइन करता है सबऑर्डिनेट को, उनको अथॉरिटी ग्रांट करता है कि उन्हें ये वर्क उन्हें परफॉर्म करना है, एंड दैट मेक्स देम रिस्पॉन्सिबल और अकाउंटेबल फॉर रिजल्ट्स। तो आपको याद रखना है, इट्स अ ऑर्गेनाइजेशन वाइड कंसेप्ट। डेलीगेशन का ये मतलब नहीं है कि इट डजंट मीन दैट यू आर गिविंग अप रिस्पॉन्सिबिलिटी। द मैनेजर रिमेन्स अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबल। आपको ये भी याद रखना है कि आपने एक बार डेलीगेशन कर दिया तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो काम के लिए यही बंदा क्या होगा, रिस्पॉन्सिबल होगा, नहीं। The manager is going to be is going to be responsible for the work ultimately. Now there are various elements also delegation के। तीन elements होते हैं delegation में। एक होता है authority, यानी कि right to take decisions and issue instructions। आपके पास right है, मेरे पास authority कि मैं आपको काम दे सकता हूँ। जैसे टीचर के पास authority कि वो student को बोल सकता है कि आपको homework करना है। That is right to take decisions and issue instructions। रिस्पॉन्सिबल यानी कि स्टूडेंट जो है वो रिस्पॉन्सिबल है फॉर डूइंग दैट पर्टिकुलर होमवर्क, यानी कि ऑब्लिगेशन कि आपको वो टास्क जो है, जो आपको असाइन किया गया है, आपको डेलीगेट किया गया है, वो आपको प्रॉपर्ली परफॉर्म करना है। दैट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, द ऑब्लिगेशन। और अकाउंटेबिलिटी यानी कि आप अकाउंटेबल हो, आंसरेबल हो फॉर द फाइनल आउटकम ऑफ द टास्क। तो ये तीन एलिमेंट्स डेलीगेशन के होते हैं, अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी। एक एग्जांपल देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल, मार्केटिंग मैनेजर वो एक सेल्स टारगेट असाइन कर रहा है सेल्स एग्जीक्यूटिव को, यानी कि वो डेलीगेट कर रहा है, उसके पास राइट है, ये पावर है। वो अथॉरिटी दे रहा है नेगोशिएट करने की प्राइसेस को विद इन लिमिट्स। तो उसने राइट भी दिया, उसने पावर दी, उसने अथॉरिटी दी, बट ही होल्ड्स द एग्जीक्यूटिव अकाउंटेबल फॉर द रिजल्ट्स, बट अल्टीमेटली ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ओवरऑल रिजल्ट्स। सो दिस इज अगेन द एग्जांपल ऑफ डेलीगेशन। सो क्या इंपॉर्टेंस है डेलीगेशन की? ऑफ कोर्स ये वर्कलोड ऑफ मैनेजर्स को रिड्यूस कर रहा है, ये डेवलप कर रहा है एम्प्लॉय स्किल और कॉन्फिडेंस को, ये स्पीड ऑफ डिसीजन मेकिंग बढ़ा रहा है, ग्रोथ और एक्सपेंशन को भी फैसिलिटेट कर रहा है। पर जहां पर अपॉर्चुनिटीज हैं, जहां पर अच्छी चीजें हैं, वहां पर चैलेंजेस या कुछ बुरी चीजें यानी कि लिमिटेशंस भी हैं। जैसे मिसयूज हो सकता है अथॉरिटी का, कई बार मैनेजर्स जो है समटाइम्स दे हेजिटेट आल्सो टू डेलीगेट, और इट रिक्वायर्स ट्रस्ट एंड प्रॉपर कंट्रोल एज वेल। आगे चलते एक छोटा सा टॉपिक पढ़ते हैं, डिसेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब है कि डिसीजन मेकिंग पावर ना सिर्फ सेंट्रलाइज्ड है, यानी कि एक बंदे के हाथ में है या एक अथॉरिटी के हाथ में, बल्कि इसका सिस्टमैटिकली डिस्पर्स्ड किया गया है, इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है टू द लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट। दैट इज व्हाट डिसेंट्रलाइजेशन इज, यानी कि सिस्टमैटिक डिस्पर्शन करके रखा है, डिस्ट्रीब्यूट करके रखा है इस डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी को लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट में। तो ये जो है एक मैनेजमेंट फिलॉसफी है, इट्स नॉट अ सिंगल एक्ट। डेलीगेशन इज कंपल्सरी बट डिसेंट्रलाइजेशन इज ऑलवेज ऑप्शनल, ये आपको याद रखना है। तो अगर हम डिसेंट्रलाइजेशन को और डिटेल में समझने की कोशिश करें, तो यहाँ पर अथॉरिटी को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है वेरियस लेवल्स के फॉर्म में, यानी कि डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है वेरियस लेवल्स में। टॉप मैनेजमेंट जो है वो हमेशा ओवरऑल कंट्रोल रिटेन करता है, बट डिसीजंस जो है दे आर टेकन क्लोजर टू द पॉइंट ऑफ एक्शन आल्सो। लाइक फॉर एग्जांपल, कंपनी जो है वो अलाउ कर रही है ब्रांच मैनेजर्स को कि वो प्राइसिंग डिसाइड कर सकते हैं, डिपार्टमेंट हेड्स को कि वो स्टाफ को रिक्रूट कर सकते हैं, और सुपरवाइजर्स को कि वो वर्क शेड्यूल कर सकते हैं। सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन। आई होप आपको ये क्लियर है। तो ऑफ कोर्स फास्टर डिसीजन मेकिंग के लिए, क्योंकि कई सारे डिसीजन मेकर्स आपने क्रिएट कर रखे हैं इनिशिएटिव और इनोवेशन को इनकरेज करने के लिए, बर्डन ताकि कम रहे टॉप मैनेजमेंट पे और फ्यूचर मैनेजर्स डेवलप हो, उसके लिए हम कहीं ना कहीं डिसेंट्रलाइजेशन को सही मान सकते हैं, और ये कुछ इसकी इंपॉर्टेंस है। बट लिमिटेशंस भी है, यूनिफॉर्मिटी की कमी देखने को मिलती है डिसीजंस में, स्किल्ड मैनेजर्स की जरूरत पड़ती है लोअर लेवल्स में, और कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस में। आगे चलते एक छोटा सा टॉपिक, स्पैन ऑफ कंट्रोल। स्पैन ऑफ कंट्रोल का मतलब होता है नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट्स डायरेक्टली सुपरवाइज्ड बाय अ मैनेजर। ये एक मैनेजर है, इसके कंट्रोल में जितने लोग आते हैं इसके अंडर में, यानी कि जितने सबऑर्डिनेट्स आते हैं इस मैनेजर के अंडर में, जहां पर कहीं ना कहीं उसके पास राइट है, उसके पास अथॉरिटी है, और वो ऑर्डर दे सकता है, काम को करवा सकता है। दैट इज व्हाट स्पैन ऑफ कंट्रोल इज, द नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट्स डायरेक्टली सुपरवाइज्ड बाय अ मैनेजर। तो नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट्स या एम्प्लॉइज जो कि कोई मैनेजर डायरेक्टली सुपरवाइज करता है, तो वो सारे आते हैं आपके स्पैन ऑफ कंट्रोल में। तो बेसिकली इट आंसर्स द क्वेश्चन कि हाउ मेनी पीपल शुड रिपोर्ट टू वन मैनेजर, कि कितने लोग जो हैं वो कहीं ना कहीं एक मैनेजर को रिपोर्ट करेंगे। जैसे इस केस में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं रिपोर्ट करेंगे इस सिंगल मैनेजर को। तो ये उसका स्पैन ऑफ कंट्रोल हुआ। अब स्पैन ऑफ कंट्रोल दो तरीके के होते हैं, इट कैन बी नैरो स्पैन ऑफ कंट्रोल, इसका मतलब कम लोग हैं जो मैनेजर के अंडर में जो कि आते हैं,
कम लोग होंगे तो क्लोज सुपरविजन हो पाएगा, ठीक है, गौर कर पाएगा, अच्छी तरीके से ऑब्जर्व कर पाएगा उन लोगों को। तो मोर लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट यहाँ पर देखने को मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल वन मैनेजर सुपरवाइजिंग 3-4 एम्प्लॉइज, वाइड स्पैन ऑफ कंट्रोल में फ्यूअर लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, लेस डायरेक्ट सुपरविजन और मोर सबऑर्डिनेट, ज्यादा लोग होते हैं, ठीक है, यानी कि वन मैनेजर लेट्स से सुपरवाइजिंग 10 to 15 एम्प्लॉइज। तो ये आपका वाइडर स्पैन ऑफ कंट्रोल में आएगा। अब कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि स्पैन ऑफ कंट्रोल को अफेक्ट करते हैं? नेचर ऑफ वर्क, किस तरीके का काम है, मैनेजर की एबिलिटी और एक्सपीरियंस क्या है, और स्किल और कॉम्पिटेंस क्या है सबऑर्डिनेट्स की, डिग्री ऑफ डेलीगेशन क्या है, और किस तरीके की टेक्नोलॉजी जो है वो इस्तेमाल हो रही है। सो दैट इज इट अबाउट यूनिट 2 और पार्ट 2। हम मिलेंगे पार्ट 3 में, यूनिट 3 लेके। टिल देन कीप स्टडीइंग, टेक केयर।